दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। तो याद रखिए कि विपक्ष की जुबान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जुबान काट देने की कोशिश यदि होने लगी सत्ता के तरफ से, तो क्या यह लोकतांत्रिक है? यह तानाशाही प्रवृत्ति नहीं है? सवाल बहुत से हैं, क्योंकि ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि जिस तरीके से असंसदीय शब्दों के नाम से विपक्ष के प्रहार को भोथरा करने की कोशिश सत्ता के द्वारा की जाती रही है या की जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। इन शब्दों को असंसदीय बताकर संसद की कार्रवाई से किनारे करने की कोशिश की जा रही है या विपक्ष को रोका जा रहा है, वह कम हैरान कर देने वाला नहीं है। आखिर उन शब्दों के बगैर विपक्ष कैसे प्रहार करेगा सत्ता पक्ष पर? सत्ता पक्ष की करतूत इन दिनों जिस तरीके से बेपरवाह है, जिस तरीके से सरपट दौड़ रही है एक आंधी की तरह जिसमें सब कुछ उखाड़ देना चाहता है, या सत्ता ने क्या यह सोच लिया है कि तुम्हें तो जनता ने हरा दिया है और हमें जनता ने जिता दिया है, तो हम इन 5 सालों में जो कुछ भी करें मेरी मर्जी? क्या यह दौर ऐसा ही नहीं लग रहा है? आप वोट किसी को भी दो, सरकार तो हम बनाएंगे। इस सारे घटनाक्रम को देखें तो जिन शब्दों को असंसदीय बताकर कार्रवाइयों से किनारे करने की कोशिश की गई है, उसमें सबसे बड़ा शब्द है जुमलेबाजी। यह शब्द किसके लिए कहा जाता है किसी से छिपा नहीं है, और इस शब्द की रचना यदि ईमानदारी से देखा जाए इस दौर में, तो भले ही यह अरबी शब्द है, लेकिन इसकी रचना की वर्तमान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। जब उनसे पूछा गया 15 लाख हर खाते में जाने की बात, तो उन्होंने बड़े बेबाकी से कहा था यह एक जुमलेबाजी है। लेकिन जुमले जीवी असंसदीय हो गया। इसी तरीके से तड़ी पार किसके लिए कहा जाता है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, यानी आप शब्दों की फेहरिस्त देखेंगे तो यह सत्ता को बेचैन करने वाली शब्द रहे हैं। गुल खिलाना, काला दिन, यानी आप सोच भी नहीं सकते। चोर चोर मौसेरे भाई, तलवे चाटना, तानाशाह, चमचागिरी, अनशन, अनपढ़, शब्दों की ऐसी फेहरिस्त है जो विपक्ष के प्रहार का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन उसे ही इस दौर में खत्म कर दिया जाए। यानी आप समझिए कि विपक्ष की जुबान काटने की कोशिश हुई है। इस तरह के कई आरोप विपक्ष लगाने लगे हैं, लेकिन इस सबसे बेपरवाह सत्ता अपने में मस्त है। उन्हें तो यह लगने लग गया है कि जनता ने हमें चुना है, हम इन 5 सालों में जो चाहे वो करें। शायद इसलिए महंगाई बेतरतीब बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद चरम पर है, बेरोजगारी से युवाओं का जीना मुश्किल हो गया है, और अपने खास मित्रों को जिस तरीके से एक एक करके देश की सार्वजनिक उपक्रम कंपनियां बेची जा रही है, वह भी कम हैरान कर देने वाला नहीं है। 2 दर्जन से अधिक कंपनियां बेची जा चुकी है। सब कुछ निजी क्षेत्र के हवाले है। बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, सड़क, खदान, जंगल, सब कुछ, हवा, पानी, सब कुछ यदि निजी कर दिया जाए तो फिर इस तरह के सरकार के औचित्य पर सवाल उठना लाजमी है। अब तो बैंकों के भी निजीकरण का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी सत्ता तो चाहती है सारी बैंक निजी हाथों में चली जाए, लेकिन शायद एसबीआई एक ऐसी बैंक है जिसके देश भर में अकेले 22,000 से अधिक शाखाएं हैं।
आप यकीन करेंगे निजी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोलते हैं। निजी बैंकों की शाखाएं आप देखेंगे तो बड़े शहरों में ही होती है। फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? शायद इस बात को थोड़ा बहुत सत्ता समझती है, इसलिए एसबीआई को छोड़ रही है। लेकिन यदि 28 इस देश में 22 निजी बैंकों की कुल शाखाएं 28,000 के आसपास है और अकेले एसबीआई की शाखाएं 22,000 हैं, तो सोचिए कि किस तरीके का खेल इस देश में चलता रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरीके से सरकारी बैंकों पर निर्भर हैं और उसे भी निजीकरण के फेर में ले जाया जाए तो फिर देश का क्या होगा? आरबीआई न तो डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरते स्तर को संभाल पा रही है और न ही विदेशी कर्जा के मामले में भी कुछ कर पा रही है। व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यानी डॉलर के मुकाबले रुपया अब सिर्फ 80 रुपए को छूने को तैयार बैठी है। ऐसे में अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में किस बुरी तरह से आम लोगों को प्रभावित करेगी, यह कहना बेहद कठिन है। आजादी के बाद जिन वस्तुओं पे कभी कर नहीं लगा, टैक्स नहीं लगा, उस पर भी अब जीएसटी की मार पड़ने वाली। 18 तारीख से आप सब कुछ देख लेंगे। 18 जुलाई, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। व्यापारी नाराज हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें होती है। वे एक ढंग से जीएसटी के कलेक्टर होते हैं, कलेक्शन करने वाले होते हैं। और यदि छोटे व्यापारी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और उनमें भी यदि उन्हें जीएसटी देना पड़ा तो उस पैरेलल इकोनॉमी नष्ट हो जाए। इसके सहारे इस देश ने तमाम वैश्विक संकट से निपटा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मोहन मरकाम यानी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच खींची लकीरें मोटी होती जा रही है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोहन मरकाम भी अब किनारे होने लगे हैं, किस तरीके से सत्ता से जुड़े लोग अब मोहन मरकाम से किनारे हो रहे हैं। ऐसे में मोहन मरकाम संगठन कैसे चलाएंगे यह कहना बेहद कठिन है। या तो उन्हें सरेंडर होना पड़ेगा। देखना है कि क्या कुछ होता है। हम जल्द ही इस बारे में विस्तार से खबर आपको देंगे। उधर अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मियों के हड़ताल की वजह से स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था चरमरा गई है। स्कूल के बच्चे या शिक्षक या दूसरे स्टाफ को सफाई व्यवस्था संभालनी पड़ रही है, जिससे पढ़ाई बुरी कदर से प्रभावित हुई है। और यह बात शायद सत्ता की जानकारी में अब आने लगी है। 29 जुलाई को इन आंदोलनकारियों के साथ बड़ी बैठक मंत्रालय में होने जा रही है। इस पे क्या कुछ निर्णय होगा यह 29 जुलाई को ही पता चलेगा। लेकिन अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मचारी अपनी आंदोलन की धार को कमजोर करने को तैयार नहीं है। अब भी ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। जगह जगह कुछ जगह पे रैलियां भी निकाली जा रही है, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब देखना यह है कि 29 जुलाई को किस तरह का निर्णय लिया जाएगा। उधर महिला किसानों का आंदोलन महासमुंद में लगातार जारी है। 16 गांव में यह आंदोलन का विस्तार हो गया है। वे लोग भी बड़ी बैठक लेने वाले हैं और 140 दिन पूरे होने पर राजधानी के किसान नेता भी आंदोलन को संबोधित करने आंदोलन स्थल पहुंचने लगे हैं। उधर ग्रीन आर्मी का भी विस्तार होने लगा है। ग्रीन आर्मी अब धमतरी तक जा पहुंचा है। धमतरी में अच्छी खासी उनको सफलता मिली है संगठन के विस्तार करने में। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सब लोगों ने शपथ लिया है इस प्रदेश को हरा भरा करने का, इस प्रदेश को पॉलीथीन से मुक्त करने का, इस प्रदेश के तालाबों को सुंदर बनाने का। धन्यवाद।